This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. जी बच्चे, आप सब लोग ठीक हैं? आप सब लोगों की तबीयत ठीक है? जज़ाकल्लाह, आपने इस टाइम एग्री किया कि हम क्लास ले लेंगे संडे को भी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एक सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करना है हमने। जस्ट 1 मिनट। जी बच्चे, फॉलोइंग इज समराइज ट्रायल बैलेंस ऑफ मूनलाइट पाकिस्तान लिमिटेड। समराइज ट्रायल बैलेंस है मूनलाइट पाकिस्तान लिमिटेड का। जी अभी स्टार्ट हुई उसामा करीमी, एक लिस्टेड कंपनी है और ईयर एंड है इसका 31 दिसंबर 2010। ट्रायल बैलेंस में बच्चे ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद है, लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट। अब ये कुछ साथ साथ ना हिंट भी याद रखिएगा बच्चे। लैंड एंड बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि लैंड एंड बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट है या एट कैरिंग अमाउंट है। ये बात याद रखिएगा, साथ साथ मैंने बातें आपको बतानी है। तो बच्चे इस बात को आपने याद रखना है, इफ there is accumulated depreciation is given in the trial balance, then the amount of land and building कौन सी अमाउंट होगी? कॉस्ट अमाउंट होगी। अगर ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी गिवन है बाकी बैलेंसेस के साथ साथ, तो लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट एट कॉस्ट पे होगी। और इन केस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन नहीं है तो लैंड एंड बिल्डिंग या जो भी नॉन करंट एसेट होगा, क्योंकि पता है आपको लैंड पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होती, डेप्रिसिएशन तो सिर्फ बिल्डिंग पे चार्ज होती है। ठीक हो गया ना बच्चे? तो बाकी भी नॉन करंट एसेट्स, तो अगर उनका भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो फिर वो नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट पे गिवन होंगे। In case if there is no balance of accumulated depreciation is given in the trial balance, then the non-current assets balance would be carrying amount. तो जो balances non-current assets के trial balance में given होंगे वो carrying amount के होंगे, cost के नहीं होंगे। इस बात का अब आपने ख्याल रखना। ठीक हो गया बच्चे? पहला पॉइंट मैं समझा पाया हूं। इन केस अगर ये इंफॉर्मेशन भी ना लिखी हुई होती, अब आपने कहा कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे गिवन है, तो आप मुझे बताइएगा ये कॉस्ट पे थी या कैरिंग अमाउंट। आपको पता चल गया था ना कि ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस एट कॉस्ट पे हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग रिपोर्ट हो रही है ट्रायल बैलेंस में, ये डेबिट साइड की अमाउंट कॉस्ट की अमाउंट है। ठीक हो गया? इसी तरह से बचे प्लांट, ये फिगर गिवन है, आप देखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ये कॉस्ट पे है।
अच्छा बच्चे, नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट है, स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, अब साथ उसने क्लियर कट मेंशन कर दिया स्टॉक इन ट्रेड। ये कौन सा स्टॉक है? 31 दिसंबर 2010, ये क्लोजिंग है स्टॉक। कौन सा स्टॉक गिवन है? क्लोजिंग स्टॉक गिवन है बच्चे। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा नेक्स्ट, कैश एंड बैंक, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस गिवन है। इसी तरह से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, 12% लॉन्ग टर्म लोन्स, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। अच्छा एक बात याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी ये बाय नेचर नॉन करंट लायबिलिटी है, हमेशा नॉन करंट लायबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा इसी तरह से डेफर्ड टैक्स भी बाय नेचर नॉन करंट है। अगर एसेट होगा तो नॉन करंट एसेट, लायबिलिटी है तो नॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, ट्रेड पेएबल्स, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन का राइट आपने रिसीव किया। ठीक हो गया जी बच्चे। और नेक्स्ट बच्चे, रेवेन्यू। तो ये थी बच्चे ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन जनवरी 1st 2006। लैंड एंड बिल्डिंग आपने एक्वायर किए जनवरी 1st 2006 पे। कॉस्ट ऑफ लैंड वॉस ₹600। लैंड की कॉस्ट है 600। इसका मतलब है जो रिमेनिंग कॉस्ट होगी वो बिल्डिंग की कॉस्ट होगी। समझ आ गई ना बात? 2600 में से 600 लैंड है, बाकी 2000 की फिगर किसकी है? बिल्डिंग की। शाबाश। January 1st 2010, a professional valuer firm valued the building at ₹1840। January 1st 2010 पे एक प्रोफेशनल वैल्यूअर ने बिल्डिंग को वैल्यू किया, और कितने पे वैल्यू किया? 1840 मिलियन रुपीस पे, विद नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ लैंड। लैंड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, ये बिल्डिंग की वैल्यूएशन थी। The estimated life at acquisition was 20 years। जो एस्टिमेटेड लाइफ है ना बिल्डिंग की, वो क्या है? 20 years। बट किस टाइम पे? एक्विजिशन, जिस टाइम पे बिल्डिंग को एक्वायर किया गया था। रिमेनिंग लाइफ हैज नॉट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ वैल्यूएशन। जब वैल्यूएशन हुई ना, तो वैल्यूएशन की वजह से उसकी रिमेनिंग लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, वो वही रही है। 60% of the depreciation on building is allocated to manufacturing। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन का 60% आपने मैन्युफैक्चरिंग में लेके जाना है, 25% सेलिंग एक्सपेंस और 15% एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा अब पहला काम ये करते हैं, जरा रुक के ना पहले जो हमने इंफॉर्मेशन पढ़ ली है इसकी जरा वर्किंग तो करें, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ताकि साथ साथ हर इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन हो, हम उसको नोट करते जाएं, उसकी वर्किंग करते जाएं, और फिर एट द एंड पूरा फॉर्मेट बना के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, जी बच्चे, वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1 किसकी है बच्चे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की वर्किंग है बच्चे। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा बच्चे, सबसे पहले बच्चे हमने इंफॉर्मेशन ले लेनी है लैंड की, लैंड को सेपरेट और बिल्डिंग को सेपरेट, क्योंकि बिल्डिंग रीवैल्यू हो रही है। ओवरऑल आपने क्वेश्चन पूरा एक दफा पढ़ लेना है जब एग्जाम में सॉल्व करना है। ये तो मैं सिर्फ एक एक पॉइंट पढ़ता जाऊंगा, एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करता जाऊंगा, फिर उसके बाद हम पूरे का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, सबसे पहले आपको पता है हम फिगर लेते हैं कॉस्ट की।
अब हमें नहीं पता, हो सकता है कुछ और एडिशनल एसेट्स भी हो, जैसे प्लांट की इंफॉर्मेशन भी गिवन थी, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। हो सकता है नया प्लांट भी एक्वायर हो जाए, और हो सकता है उसकी डिस्पोजल भी हो जाए, तो इसके लिए कुछ स्पेस हम छोड़ देना, याद है ना ये बात मेरी? जी बिल्कुल ठीक हो गया, हम कुछ स्पेस रहने देंगे इन केस कि अगर कोई एडिशन या डिस्पोजल हो तो हमें फिर उसमें दिक्कत ना हो, हमें स्पेस मिल जाए, हम इजी से उसको एडजस्ट कर सकें। अच्छा नेक्स्ट, फिर बचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया जी बच्चे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी गिवन होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा अब ये फिगर हमारे पास है कैरिंग अमाउंट की, किस डेट पे? ये कम जनवरी 2010 पे। देन बच्चे हम क्या करेंगे, इस पे फर्दर डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर देंगे। डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के बाद उसको डिडक्ट करेंगे 31 दिसंबर 2010 पे, फिगर डिटरमिन हो जाएगी। अच्छा अभी मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, जो आपको मैंने सिखाया हुआ है IAS 38 में बनाना, किसका? इनटेंजिबल एसेट का। इसी तरह से हम नॉन करंट एसेट का भी बनाते थे, मैंने आपको एक क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड करवाया होगा, ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन एक फुल फ्लेज में सॉल्व करवाऊंगा जिसमें नोट्स बनाने, उसमें मैं पूरा फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा। अब पूरा फॉर्मेट तब बनाने की जरूरत है जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे और हमसे नोट्स भी रिक्वायर करे। इस क्वेश्चन में उसने नोट्स हमसे रिक्वायर नहीं किए हुए, तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम इसमें क्या करें, वो नोट बनाते जाए। तो बच्चे अब लैंड की फिगर उसने खुद बता दी, लैंड की फिगर है 600 और लैंड से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं है, इसकी कैरिंग अमाउंट 600 आ गई। और आपको पता है लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, लैंड की अमाउंट तो यूजुअली अप्रिशिएट करती है, तो करंट ईयर में भी डेप्रिसिएशन नहीं होगी, इसकी फिगर तो 600 ही बन गई। जी बच्चे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा अब टोटल कॉस्ट थी 2600 की, ऐसा ही था ना? टोटल कॉस्ट कितनी थी? 2600 की। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में खुद बता दिया 600 लैंड से रिलेटेड है, तो बिल्डिंग की अमाउंट कितनी होगी? 2000। बात समझा पाया हूं आप लोगों को? अच्छा बच्चे क्वेश्चन में देखिएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2010 में क्या गिवन है? ठीक है जी बच्चे। अच्छा आपको ना एक एक बात जरा अच्छे तरीके से समझनी है। क्या समझनी है? आपने ये मुझे पढ़ के जरा जी जी उसामा बिल्कुल ठीक बता रहे हैं हम, चलें जी मैं फिगर लिख लेता हूं जी। उसामा ने कहा जी 400, ये डिडक्ट की, बच्चे फिगर कितनी बन गई है? फिगर कितनी है? 1600। शाबाश बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए जी, ये लीजिए। जी बच्चे 1600 की फिगर है बच्चे। अच्छा अब मैंने स्पेस क्यों ली? क्योंकि मुझे रिवैल्यूएशन करनी थी, रिवैल्यूएशन की वर्किंग करनी थी। यकम जनवरी को ही एसेट रीवैल्यू हो गया, क्या हो गया? रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यू हो गया। और रीवैल्यू कितनी अमाउंट पे हुआ? कितनी अमाउंट पे हुआ बच्चे बताइएगा मुझे जरा जल्दी से, जल्दी से। क्वेश्चन ओपन कर देता हूं जी, अब बता दें। 1840। 1840, शाबाश 1840। अच्छा बच्चे अब डिफरेंस क्या होगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस का डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था ना, वो क्वेश्चन मैं भी आपको बताता हूं।
हमने ये एक 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 जो फिगर है ना, वो हमने अंदाजे से फिगर कैलकुलेट कर ली है। अभी मैं आपको बताता हूँ जो चीज मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन उसामा करीमी साहब ने मुझे उसका आंसर दे दिया, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अब उनको भी ये चीज का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल मैं भी बताता हूँ। रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस आ गया। अब बच्चे आप मुझे बताइएगा, डेप्रीसिएशन कंप्यूट करनी है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या होगी, ये जरा आपने सोच के बताना है। क्वेश्चन मैं ओपन करता हूँ। जनवरी 1 2006 पे बाय किया था। 6 7 8 9 years की डेप्रिसिएशन हैज ऑलरेडी बीन चार्ज्ड। ठीक है जी बच्चे, अब मुझे बताइएगा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी होगी इसकी, जल्दी से। 16। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी, 16। अब बताएं डेप्रिसिएशन के अमाउंट बच्चे। डेप्रिसिएशन की अमाउंट जी 115 जी बच्चे। कैरिंग अमाउंट बच्चे डिटरमिन करें, जल्दी से कंप्यूट करें। 1725। 1725 ठीक होगा जी बच्चे। तो बच्चे ये क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया। अभी मैं आपको बताता हूँ जो बात मैं पूछना चाह रहा था। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप मुझे ये बताइएगा, आपको कैसे पता चला कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज नहीं की, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई। एग्जामिनर ने क्या हमें क्वेश्चन में सही बताया, है। ये इन्होंने कहा ना क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 1 जनवरी को है, शाबाश, ओपनिंग दी बिल्कुल हुई है ठीक ना। हो गया। एज ऑन, ये जो बैलेंस है ये किस डेट पे है, जनवरी 1 2010 पे। ठीक हो गया जी, जनवरी 1 2010 पे। अच्छा उसामा साहब, अगर मैं कह देता हूं ये इंफॉर्मेशन भी नहीं गिवन और एग्जामिनर ने हमें बताया भी नहीं हुआ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नहीं बताया हुआ, फिर इसके लिए बच्चे आपने क्या करना था, कैलकुलेट 2000। उसने हमें बता दिया कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी ईयर्स है, 20 ईयर्स। अब बताइएगा कितनी डेप्रिसिएशन बन रही है 1 ईयर, 100। मेरी बात समझ आ गई? मैं दोबारा बता रहा हूं। आपने बिल्डिंग की कॉस्ट डिटरमिन की, बिल्डिंग की कॉस्ट 2000 थी, यूजफुल लाइफ से डिवाइड किया 20 से, पर एनम डेप्रिसिएशन की अमाउंट बन रही है 100। ठीक हो गया। अच्छा अब 400 डेप्रिसिएशन चार्ज है, 100 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी हुई है, तो कितने इयर्स की डेप्रिसिएशन है, ये 4 इयर्स की है। अब यकम जनवरी से 2006 से काउंट करें, 4 इयर्स कब तक की बनती है, आपको पता चल जाएगा कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है या नहीं हुई। तो ये मुश्किल पॉइंट, डिफिकल्ट पॉइंट हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर इस तरह से भी पूछ ले। समझ आ गई बच्चे बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर एग्जामिनर ने आपको नहीं बताया हुआ तो फिर देन आपको क्या करना है, पहले 1 ईयर की डेप्रिसिएशन कंप्यूट करनी है। ठीक हो गया। सेकेंडली बच्चे, आपको टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 1 साल की डेप्रिसिएशन से डिवाइड करना है, और आपको तब पता चल जाएगा कि कितने सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी हुई है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। तो पता चल जाएगा कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है या नहीं हुई। तो हमें पता चला कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई। ठीक है जी बच्चे। अच्छा अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। प्लांट को डेप्रिशिएट किया जाता है 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसके लिए बैलेंस मेथड कौन सा यूज करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा पहले एक क्वेश्चन जरा ना पूरा पढ़ लें, फिर मैं वर्किंग साथ साथ करता हूं। मार्च 31 2010 पे एमपीएल ने एक बोनस इशू किया, 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स। द इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इशू को अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। राइट शेयर्स भी इशू किए सितंबर 1 2010 पे और ₹12 पर शेयर पे। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन इज पेएबल ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई एंड जनवरी।
first day of July and January. No accrual has been made for interest payable January 1st, 2011. 6 month की accrual बनती है. MPL operates an unfunded gratuity scheme for all its eligible employees. Unfunded gratuity scheme अपने employees के लिए है. Provision required है उसके लिए 31st December 2010 पे 23 million की. उसमें से 3 million पे कर चुके हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर और डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अकाउंट. कॉस्ट ऑफ द ग्रेचुटी इज एलोकेटेड टू प्रोडक्शन. ठीक होगा जी बच्चे. प्रोडक्शन के लिए, सेलिंग के लिए और एडमिन एक्सपेंसेस के लिए रेशियो बता दी है 60%, 20% और 20%. और टैक्स चार्ज फॉर द करंट ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल रिलेटेड एडजस्टमेंट 37 million है. टाइमिंग डिफरेंस रिलेटेड टू टैक्सेशन आर increase by 80 million over the last year. बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट दी है और इनकम टैक्स का रेट है 35%. कंपनीज ऑर्डिनेंस, अब कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक हमें करना है. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें क्या बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2000. कंपैरेटिव फिगर और नोट्स नहीं चाहिए. 22 मार्क्स का क्वेश्चन है जी बच्चे. पहले प्लांट की एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं. कुछ एडजस्टमेंट फेस पे भी कर सकते हैं हम लोग. पहले प्लांट की जरा एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं. ये प्लांट की सिर्फ इतनी ही एडजस्टमेंट, सिंपल सी बात है. पहले आप एक काम कीजिएगा, इसकी कॉस्ट बताइएगा और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. याद है 2104670. जी बच्चे, प्लांट की इंफॉर्मेशन 2104670. जी बच्चे, फिगर बताइएगा बच्चे, क्या फिगर है? 1434. 1434 बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा बच्चे, अब डेप्रिसिएशन कंप्यूट करनी है. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे रेट क्या यूज किया जा रहा है, रेट गिवन है 20% पर एनम. तो बच्चे कंप्यूट कर दे. 1434 का 20% लें. 287. 287 डेप्रिसिएशन की फिगर. जी बच्चे, क्लोजिंग बैलेंस 1147. और टोटल भी बता दीजिएगा, सिर्फ मैं इसका टोटल कर दूं. थ्री 472. 3472. ठीक हो गया जी बच्चे. अच्छा बच्चे, ये वर्किंग तो हमने कर ली पहली. अच्छा, अब वर्किंग नंबर 2. कुछ कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज हो रही है. कुछ कॉस्ट हमारी सेलिंग एक्सपेंस को चार्ज हो रही है और कुछ कॉस्ट बचे एडमिन एक्सपेंसेस को चार्ज हो रही है. क्लियर हो गया बच्चे? डेप्रिसिएशन सबसे पहले किसकी डेप्रिसिएशन? बिल्डिंग की. बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन टोटल कितनी है बच्चे? बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन 115. कितनी है? 115. उसका रेशियो बोलिएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग और एडमिन. अब आपने क्या करना है ये देखिएगा.
कॉस्ट ऑफ सेल्स 60%, सेलिंग 25 और 15, 16 25 15, 60 25 और 15 और टोटल अमाउंट सामने लिख लीजिएगा ताकि भूले ना। अब करें जरा 115 का 60%, 69, 69 बिल्कुल ठीक हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स में। सेलिंग एक्सपेंस 25%, 28.75, 29 कर दें फिर जी। नेक्स्ट एडमन, रिमेनिंग बैलेंस लेना है, अब आपने कंप्यूट नहीं करनी। 115 में से 69 और 29 डिडक्ट कर दे। 70, ठीक हो गया जी बच्चे, बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी, अभी तक तो हमने डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग ली। अब नेक्स्ट बचे डेप्रीसिएशन। किसकी डेप्रीसिएशन बचे? प्लांट की। अच्छा, प्लांट बाय नेचर प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन की कॉस्ट है, तो प्लांट की तो सारी की सारी डेप्रीसिएशन ही किसको चार्ज होनी चाहिए? प्रोडक्शन को। कितनी कॉस्ट है? 287, 287। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट हमने जब वर्किंग देखी थी तो उसमें हमारे पास गिवन थी इंफॉर्मेशन प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी की, ऐसा ही है ना, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी की। ये देखिए ये इंफॉर्मेशन मौजूद है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी की। इसमें भी बताया था 60 20 20, 60 20 20 जी, मिल गई फिगर 60 20 20। तो अभी आपको पहले ये तो कंप्यूट करना है कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का क्लोजिंग बैलेंस तो ये है, ड्यूरिंग द ईयर जो पे कर दी गई है वो कितनी है? वो 3 मिलियन है। ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का, ये 8 मिलियन का है। तो अब आपने जरा अकाउंट बना के बताना है कि चार्ज फॉर द ईयर कितना बनेगा। तो चार्ज फॉर द ईयर की वर्किंग करने लगा हूं, पहले मैं अकाउंट बनाता हूं। यहाँ वर्किंग नंबर 3, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। जी बच्चे, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है बच्चे 8, क्लोजिंग बैलेंस 23, पेमेंट हुई बच्चे 3 की, टोटल फिगर 26। ऐसा ही है बच्चे, फिगर टोटल 26। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। आपने मुझे ये भी बताना है कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं, मैं गलत तो नहीं बना रहा हूं। अगर करेक्शन करवानी है तो वो भी करवाइएगा मेरे से। ठीक है जी बच्चे? जी बच्चे बताइएगा बच्चे। बच्चे इस क्वेश्चन को दोबारा जरा पढ़ लें, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे इसके अकाउंट बनाने में। देखिएगा, एमपीएल ऑपरेट कर रहा है अनफंडेड ग्रेचुटी स्कीम फॉर ऑल इट्स एलिजिबल एम्प्लॉयज। प्रोविजन रिक्वायर्ड as on December 31st 2010 is estimated 23 million. 3 million were paid during the year. अब ये ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोविजन रिक्वायर्ड है वो कितनी रिक्वायर्ड है बच्चे? 23 मिलियन की एज ओन रिक्वायर्ड है और 3 मिलियन पे कर चुके हैं ड्यूरिंग द ईयर, और डेबिटेड टू द प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अकाउंट। ग्रेचुटी के अकाउंट को डेबिट भी कर चुके हैं, इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस कम भी कर दिया हुआ है। तो अब ये हमने गलती कर दी कि ये फिगर आपकी 8 की फिगर नहीं आएगी। कितनी फिगर आएगी? 8 + 3, क्योंकि कम हो 11, चुकी हुई है ये। शाबाश, एक्सीलेंट, ये फिगर है 11 की।
आप लोगों ने पॉइंट पिक कर लिया, यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। तभी मैंने पूरी फिगर, और मैंने कहा फिर वो अफाक भाई कह देते हैं कि सर पहले बताते, हमने नोट कर लिया था, फिर गलती हो जाती। तो मैंने तभी मेरे माइंड में आ गई वो बात, उसी वक्त मैंने कहा मैं पहले बता दूं। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये क्वेश्चन में ट्रिक था, इस बात को आपने समझ लेना है। ठीक है जी बच्चे? वो कह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी इसको डेबिट कर दिया। अच्छा एंट्री बताएं, अगर प्रोविजन की पेमेंट हो जाए तो एंट्री क्या पोस्ट होती है? प्रोविजन डेबिट कितने से बचे? 3 से, और बैंक क्रेडिट। क्लियर हो गई ना बच्चे? तो जो ओपनिंग बैलेंस आपको शो हो रहा है 8 का, उसमें से 3 की पेमेंट हो चुकी हुई है, बट ओपनिंग बैलेंस एक्चुअली 8 का नहीं था, 11 का था। जब 3 की पेमेंट हुई तो वो बैलेंस सिर्फ रिमेनिंग कितना रह गया? 8 का रह गया। अब बात क्लियर? अब बताइएगा, अब सही फिगर डिटरमिन होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। 15 कितना? 15 15 1515, बिल्कुल ठीक है जी बच्चे। अब बच्चे प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी की एलोकेशन करें। जी बच्चे, फिफ्टीन का 60% बचे, 9 15 9, ठीक हो गया। 15 का 20% 3 बन 3 जाएगा ना, 3 2 टाइम्स 3 30 3 जी 3। ये भी फिगर बच्चे हमने डिटरमिन कर दी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी की वर्किंग भी हो गई, क्लोजिंग बैलेंस भी हमें पता है। इसके अलावा चार्ज फॉर द ईयर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिगर है उसकी हमने एलोकेशन भी कर डाली। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब क्या है, देख लें ट्रायल बैलेंस में इनकी टोटल फिगर्स क्या गिवन है। ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर है 1784, सेलिंग एक्सपेंस 220, और बच्चे एडमिन एक्सपेंस 250। तो बच्चे ये फिगर भी 1784 एज पर ट्रायल बैलेंस, एज पर ट्रायल बैलेंस 1784 250 सर 250 लास्ट वाला था। 220। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। टू 49 और 3 252 220 हो जाएगा ना, 7 + 3 20 270 जी। इसका टोटल कीजिएगा 9 और 4 30 2149 2149। यही फिगर बताइए आपने मुझे। जी सर। ठीक होगा जी बच्चे? जी बच्चे, हमने ये भी डिटेल वर्किंग बच्चे कर दी। ठीक हो गया। अब एक ही वर्किंग अब हमें फर्दर जरूरत है, बाकी वर्किंग तो शायद हम फेस पे भी कर पाए। ठीक हो गया ना बच्चे? वो वर्किंग किसकी जरूरत है? वो वर्किंग की जरूरत है शेयर कैपिटल की अमाउंट की, क्योंकि बोनस शेयर भी इशू हो रहा है, और इसके साथ साथ बच्चे बोनस शेयर के साथ राइट शेयर्स भी इशू हो गए हुए। तो वर्किंग नंबर 4, वर्किंग नंबर 4 में हम क्या करते हैं बच्चे? शेयर कैपिटल की, या बच्चे इक्विटी की वर्किंग कर डालते हैं। पता नहीं हमें फिर कुछ फर्दर जरूरत पड़ जाए। ठीक होगा जी बच्चे? अच्छा बच्चे, सबसे पहले इक्विटी की वर्किंग करते हुए शेयर कैपिटल और बचे रिटेन्ड अर्निंग्स। सबसे पहले बचे बैलेंस एज एट 1 जनवरी 2006, सॉरी 10 है, 1 जनवरी 2010। अच्छा बच्चे, शेयर कैपिटल का बैलेंस बताना है आपने क्वेश्चन में से। 1 जनवरी 2010 शेयर कैपिटल का बैलेंस 1200। देखें क्वेश्चन में उसने बताया था ना शेयर कैपिटल
जो बोनस शेयर्स इशू है उनकी एडजस्टमेंट ली गई है ना, राइट शेयर्स की, तो 1200 है। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस भी लिख लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस बचे कितने? 510। 510। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, उसामा करीमी साहब एक और पॉइंट याद रखिएगा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा बच्चे, रिटेन अर्निंग का बैलेंस, लेट्स सपोज कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, आप मुझे ये बताएं ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है? आपको कैसे पता चलेगा ये ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है? जुनेद साहब आप भी पार्टिसिपेट करें, अब्बास, प्रॉफिट दिया होगा। नादिया, नाबिया, सईद खान, सैफ, उसामा करीमी, मोहम्मद अली, जैद साहब। जी बच्चे, अब्बास साहब आप भी। सर प्रॉफिट दिया हो सकता है सर। नहीं, देखें, आपके पास ट्रायल बैलेंस में इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की आइटम्स मौजूद हैं, सेल्स एंड एक्सपेंसेस मौजूद हैं, ट्रायल बैलेंस में गिवन है। नहीं सर। गिवन है ना? एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ ये सेल दी हुई है। जी बिल्कुल, सब इंफॉर्मेशन मौजूद है, सारी यस इंफॉर्मेशन सर, मौजूद है। प्रॉफिट वही सर मैं पहले देखिए, कह रहा था। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, सेलिंग एक्सपेंस भी गिवन है, एडमिन एक्सपेंस भी गिवन है, फाइनेंशियल चार्जेस भी गिवन है। इसके अलावा बच्चे रेवेन्यू भी गिवन है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, अगर ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन गिवन हो, उनकी आइटम्स गिवन हो, रेवेन्यू एक्सपेंसेस गिवन हो, तो ट्रायल बैलेंस में रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट तो अभी रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफर ही नहीं हुआ, अभी तो कंप्यूट होगा तो फिर ही ट्रांसफर होगा ना। तो जब आइटम्स गिवन है तो करंट ईयर का प्रॉफिट अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होगा, एग्जामिनर बताए या ना बताए आपको पता चल जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस एग्जामिनर ना भी बताता तो आपको तब भी पता चल जाता, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, फेस कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना बच्चे? तो रिटेन अर्निंग का ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, इसके बाद बोनस शेयर्स इशू है। अब आपने ये डिसाइड करना है बोनस शेयर्स पहले इशू हो रहे हैं या राइट शेयर्स, क्योंकि हमें पता है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो हमें पता चल गया था ये मार्च 31 को और ये सितंबर को, तो इससे पहले सबसे पहले क्या हो रहे हैं? बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स। अच्छा, बोनस शेयर्स बच्चे कितने इशू हो रहे हैं? एक बोनस शेयर हर 6 शेयर्स के बदले में। शेयर कैपिटल कितना है? 1200। बताइएगा बच्चे। 200 है ना? यस सर, 200 के अगेंस्ट इशू हो रहे हैं, रिटेन अर्निंग के अगेंस्ट ही, क्योंकि शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल के अलावा तो कोई और इंफॉर्मेशन है ही नहीं। शेयर प्रीमियम होती तो हम कहते चले उसमें से इशू हो रहे। अब तो रिटेन अर्निंग के अगेंस्ट ही इशू होंगे। ठीक हो गया जी बच्चे। नेक्स्ट, राइट शेयर्स बच्चे 12 पर शेयर पे इशू हो रहे हैं। अब राइट शेयर्स वर इशूड, राइट शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं जी, ये बताइएगा मुझे। राइट शेयर्स की कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? यस सर, ये राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। शाबाश, एक्सीलेंट। कितनी अमाउंट रिसीव की हुई है? 420। अब राइट शेयर्स, डिवाइड करना है पर शेयर प्राइस के साथ, पर शेयर 12। जी बच्चे 35 बताइएगा। 35 35 है ना, बट एक शेयर्स कितने का आ जाएगा? 10 का। तो कितनी फिगर बन गई? 350। और ये बचे
शेयर प्रीमियम की इंफॉर्मेशन आ जाए, बल्कि मैं इन बिटवीन लिख देता हूँ, इतनी बड़ी फिगर तो है नहीं। शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम की फिगर बचे कितनी होगी? 70 की। यस सर। 70 हो जाएगी ना जी बच्चे। नेक्स्ट बचे, और बचे प्रॉफिट फॉर द ईयर में। प्रॉफिट फॉर द ईयर कंप्यूट करेंगे, वो ट्रांसफर कर देंगे रिटेन अर्निंग में। तो बस इसके अलावा तो कोई और इंफॉर्मेशन ही नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो फिगर आएगी वो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक हो गया ना बच्चे? और एट द एंड फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम भी बना के टोटल कर देंगे, या रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम के टोटल करने की जरूरत नहीं। कौन सा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इन सब का टोटल कर देंगे बस। चले जी बच्चे, ये इंफॉर्मेशन हम सब लिख चुके हुए हैं। बाकी ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने जो मौजूद है, इसकी बेसिस पे, जैसे ये इंटरेस्ट है, इसकी अप्रूवल है, वो तो फेस पे वर्किंग कर देंगे। और टैक्स है, इसकी भी बच्चे जब हम वर्किंग करने लगेंगे तो स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि देखिए टैक्स की फिगर ये गिवन, बल्कि कर लेते हैं। बताइएगा बच्चे, टैक्स की वर्किंग बताइएगा बच्चे। सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की फिगर उसने कहा है कि जो टैक्स चार्ज है ना करंट ईयर का, जितनी भी एडजस्टमेंट थी सारी की सारी हमने कर ली हुई है, जो थी वो ले ली हुई। इसका मतलब है जो ऊपर वाली एडजस्टमेंट है वो भी इनकॉर्पोरेट कर दी है। अगर वो ना की होती तो फिर कहता है एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन, सवाए उन एडजस्टमेंट के जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में मौजूद है, बाकी एडजस्टमेंट हो गई। अगर वो कह देना कि सारी एडजस्टमेंट हो गई है तो फिर यही अज्यूम किया जाएगा कि सारी ले गया वो एडजस्टमेंट। ठीक है जी बच्चे, तो अब 37 मिलियन के बच्चे टैक्स की फिगर बन रही है। अच्छा, अब टाइमिंग डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, इससे क्या बनेगा बच्चे? करंट ईयर का डेफर्ड टैक्स। तो बच्चे 35% बच्चे मल्टीप्लाई करें, क्या फिगर बनती है? 28। 28। और टोटल बच्चे अब टैक्स एक्सपेंस बन जाएगा ये 37 प्लस 28, 15, 1 कैरी 65 टैक्स एक्सपेंस। और डेफर टैक्स एक्सपेंस आपने कैलकुलेट कर दिया है। डेफर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे। डेफर टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस 22। अच्छा, इसमें कितनी की चेंज हो रही है? 28 की। 22 प्लस 28 ऐड करें तो ये 50 बैलेंस बन जाएगा। 22 प्लस 28 फिगर कितनी बन गई बच्चे? 50। ये भी कैलकुलेशन आपने कर डाली। अच्छा, इंटरेस्ट की फिगर भी बता दीजिएगा। लॉन्ग टर्म लोन इज पेबल ऑन फर्स्ट डे। लॉन्ग टर्म लोन जी बच्चे, लॉन्ग टर्म लोन 1600। तो बच्चे बता दें इंटरेस्ट पेबल की फिगर कितनी बनेगी? 1600 प्लस 10% है बच्चे 12%। ठीक है जी बच्चे, शाबाश। मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। फिगर बताइएगा बच्चे। मैं कर रहा हूं बच्चे वर्किंग, ये वर्किंग मैं सेपरेट कर रहा हूं, क्लियर कट कर रहा हूं यहाँ पे जी बच्चे। 96%। 5 फाइनेंस चार्जेस जी बच्चे, फाइनेंस चार्जेस जी। फाइनेंस चार्जेस की फिगर बच्चे बैलेंस में कितना है? 1600। 1500 बच्चे जी बच्चे। नेक्स्ट 1600 सर। 1600। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन बच्चे, लोन की अमाउंट कितनी थी? 1600। मैं उस आपसे ना फाइनेंस चार्जेस की फिगर पूछ रहा था। ये जो एज पर ट्रायल बैलेंस मैंने फिगर लिखी है वो इंक्लूड है। 021
210 sir. 1600 plus 12% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। फिगर बताइएगा बच्चे। $96 96 टोटल कीजिएगा बच्चे 60306। वर्किंग नंबर 6 टैक्स की भी वर्किंग कर रहा हूं। टैक्स एक्सपेंस, इसमें बच्चे करंट टैक्स। करंट टैक्स की फिगर एग्जामिनर ने खुद प्रोवाइड की हुई है 37। deferred tax expense 80 मल्टीप्लाई बाय 35%। फिगर आपने बनाई 28, टोटल 65। इसके बाद बचे वर्किंग नंबर 7 deferred tax opening balance profit and loss 28, opening balance 22, सम किया 50 और क्लोजिंग बैलेंस पे बचे 50। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे अब वन बाय वन हम वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें बनानी है, रिक्वायरमेंट क्या थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे फॉर्मेट क्या है, मूनलाइट। अब आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है, मूनलाइट पाकिस्तान लिमिटेड, फॉर्मेट भी मौजूद है, क्वेश्चन भी मौजूद है। हम बना क्या रहे हैं बच्चे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक स्पेसिफिक डेट की होती है, एज एट दिसंबर 31st 2010। उसके बाद बच्चे 2010, फिगर रुपीज इन थाउजेंड्स में है, रुपीज इन मिलियन में, रुपीज इन मिलियन में। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे सबसे पहले बच्चे एसेट्स फॉर्मेट में, एसेट्स में बच्चे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में बच्चे कौन सा एसेट आएगा सबसे पहले, सर लैंड एंड बिल्डिंग अलग अलग करके लिखें कि एक साथ ही, क्योंकि उसने तो एक साथ ही मेंशन किया हुआ है और एक हमने साथ वर्किंग अलग अलग की हुई है, तो कौन। वर्किंग अलग अलग की गई थी, लेकिन आपने सिर्फ एक ही हेड बनाना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऐसे ही रिपोर्ट करते हैं ना हम लोग, तो वर्किंग करते हुए तो जब हम नोट बनाएंगे तब भी, और इसकी वर्किंग का रेफरेंस भी आ जाएगा बच्चे। वर्किंग नंबर 1 है हमारी। फिगर बता दीजिएगा, फिगर कितनी कंप्यूट की थी हमने, 3472 3472 3472। ठीक होगा जी बच्चे, ये वर्किंग प्लान है। इसके बाद बच्चे नॉन करंट एसेट, कोई और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, किसी और तरह का कोई नॉन करंट एसेट हो, कोई नहीं गिवन। ठीक हो गया, नॉन करंट एसेट कोई नहीं है। ये देखिए ये एसेट्स की फिगर्स है ये आपके सामने, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक, उसके बाद करंट एसेट्स ही है हमारे पास। जी बच्चे नेक्स्ट बच्चे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का सीक्वेंस आपने फॉलो करना है। सबसे पहले फिगर लिखी जाती है स्टोर, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। वो फिगर नहीं गिवन क्वेश्चन में, देख ले,
हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है स्टॉक इन ट्रेड की, स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स की फिगर होती तो सबसे पहले हम वो लिखते, सीक्वेंस फॉलो करना है आपने। तो सबसे पहले बच्चे स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा बच्चे, अगर ट्रायल बैलेंस में स्टॉक इन ट्रेड गिवन हो तो उसका सिंगल इफेक्ट आता है, और अगर एडजस्टमेंट में हो तो डबल इफेक्ट है। तो बच्चे स्टॉक इन ट्रेड की फिगर बच्चे कितनी गिवन है? स्टॉक इन ट्रेड 758, कितना है? 758, ये फिगर है। अच्छा नेक्स्ट बच्चे, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स की फिगर देखिएगा बच्चे 702। अभी जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस सीक्वेंस से लिख रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पूरा फॉर्मेट आपके साथ शेयर करूंगा ताकि रिटेन भी करना है। अभी आपने इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। ट्रेड रिसीवेबल्स फिगर कितनी गिवन है? 702, ये भी बच्चे आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट बच्चे, कोई एडवांसेस, कोई प्री पेमेंट्स, कुछ अदर रिसीवेबल्स है तो हम कहते हैं एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। कोई नहीं है? नहीं है। कैश एंड बैंक देखिएगा, कैश एंड बैंक का बैलेंस बिल्कुल गिवन है 354। फिगर बचे 354। अब आपने बच्चे क्या करना है, इसका बॉक्स बना देना, इसका बॉक्स बना के इसका टोटल करना है बच्चे। टोटल फिगर कितनी बनी? 802 10 और 4 14, 1 कैरी, 6 और 5 1814, 1814। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, अब इसके बाद आपने इसका टोटल कर लीजिए, कर लें बल्कि 4 और 2 6, 7 और 1 8, 4 12, 52। 5 2 सर आप तो 8 6, कैलकुलेशन तेज है। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट बच्चे, अब नेक्स्ट है बच्चे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सबसे पहले बच्चे हमें इक्विटी लेनी है, इसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटीज। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। इसमें सबसे पहले बच्चे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की फिगर टोटल करके मुझे बताइएगा कितनी फिगर, सॉरी हमने यहीं पे कैलकुलेट की हुई है। शेयर कैपिटल 15 टोटल की 1550। 1550। शेयर प्रीमियम बचे 70, ठीक है जी। 1200, 1400, 15 नहीं बन रहा, टोटल करो सही। 1400 और 14 और 7 750 बन रहा है 1750। जी, ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह बच्चे जुनेद जी। शेयर कैपिटल के लिए रेफरेंस बच्चे हमने देना है वर्किंग नंबर, आई थिंक सो 5 है, 1750। नेक्स्ट बच्चे शेयर प्रीमियम सर जी। उसामा वर्किंग नंबर 4 है मेरे ख्याल से। चले 4 लिख देते हैं। 4 है। 4 है। अच्छा वर्किंग 4 ही है शेयर प्रीमियम की भी। फिगर बच्चे हमने कितनी कंप्यूट की? 70 की। इसके बाद बच्चे रिटेन अर्निंग्स की और रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस में बचे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर फ्रॉम रिटेन अर्निंग, वो भी हमने एडजस्टमेंट अभी नहीं हुई, इनकॉर्पोरेटिंग की हुई, वो भी कर लेते हैं। तो वो बच्चे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन।
इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन बच्चे जी, डेप्रीसिएशन बच्चे, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन 240 को डिवाइड कीजिएगा 16 से, रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्रीमेंटल 15 15 15 जी बच्चे 15 से रिटेन रहेंगे। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस भी बच्चे यहीं पे लिख लेता हूँ। रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस बच्चे हमारे पास ये रिवैल्यूएशन सरप्लस 240 और इसमें से 15 डिडक्ट कर दीजिएगा। कितना रिमेनिंग बैलेंस है? 225। 240 में से 15 लेस कर दिया, 225। रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 225। अच्छा बच्चे नेक्स्ट हमने इसका बॉक्स बना देना और जब रिटेन अर्निंग की फिगर कंप्यूट कर लेंगे फिर हम इसका टोटल भी कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चे अब हमें नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में भी सीक्वेंस बचे। सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स बचे 1600 के आपने बताया थे मुझे। उसके बाद बचे yes डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग हमने कंप्यूट की 50, इसकी वर्किंग बचे लास्ट मंथ ही वर्किंग 7। उसके बाद बचे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, working 3 जी बचे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी की अमाउंट बचे 23। ऐसा ही है जी, एग्जामिनर ने हमें खुद क्वेश्चन में बताई हुई है। इसका टोटल कीजिएगा बच्चे 1673 1673। ठीक हो गया जी बच्चे। उसके बाद बचे लास्ट वन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज बचे क्वेश्चन में से। सिर्फ ट्रेड पेएबल्स है। ठीक है जी बच्चे। ट्रेड पेएबल्स बचे 544। और फिगर देख ले, कोई और फिगर तो नहीं पेएबल है? ये फिगर है बच्चे, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड मार्कअप और बचे 96 की फिगर। और लास्ट वन बचे हम लिखते हैं अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की फिगर हो तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की फिगर देखें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, टैक्स एक्सपेंस की फिगर अगर नहीं गिवन तो टैक्स पेएबल है, उसकी फिगर भी आएगी। क्वेश्चन में देखिएगा बच्चे, नहीं गिवन है ना, तो बच्चे हमें लिखनी पड़ेगी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। हम उसकी पूरी एंट्री पोस्ट करेंगे।
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बच्चे, इसकी अमाउंट कितनी एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड की थी? 37 टैक्स एक्सपेंस कितनी फिगर है बच्चे? 37। इसी तरह से बच्चे इसका भी आपने बॉक्स बनाना। टोटल बताना है बच्चे अब आपने। 677 जी बच्चे ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे ये टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अच्छा बच्चे, इसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है। मूनलाइट लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट बोला तो हम वही यूज कर लेते हैं। और इनकम स्टेटमेंट जस्ट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2010। जी बच्चे इंफॉर्मेशन 2010 और रुपीज इन मिलियन में। सबसे पहले बच्चे रेवेन्यू की फिगर, रेवेन्यू 3608 बच्चे, इसमें से हमने लेस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स को। कॉस्ट ऑफ सेल्स की बच्चे वर्किंग नंबर 2 है। 2149 2149। जी बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट 1459 14 से आगे मुझे नहीं समझ में आई। 18 में से 9 जी बच्चे ये फिगर हो गई बच्चे। अच्छा बच्चे नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इसी तरह से बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में बच्चे 250 टू 270 70 252 और लास्ट वन बचे 270। ठीक हो गया जी बच्चों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट937 जी बच्चे, इसके बाद अदर इनकम नहीं है, फाइनेंस चार्जेस है। फाइनेंस चार्जेस 306 वर्किंग नंबर 5306 बच्चे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 631 जी ठीक हो गया। अच्छा बच्चे टैक्सेशन, टैक्सेशन की वर्किंग बच्चे हमने वर्किंग 6 में की थी।
यस सर 50 की फिगर बनी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वन 13 में से 5 8 और 5 18 65 थी टैक्स की फिगर। जी ठीक हो गया जी। 11 में यस से सर 5 65 6 12 में से 6 और ये 5 से 6 फिगर देख लीजिएगा, ये फिगर बन रही है। यस सर यही बन रही है 566 प्रॉफिट फॉर द ईयर, सॉरी 566। अब बताइएगा रिटेन अर्निंग का बैलेंस। एट 91 सर थोड़ा ऊपर करेंगे एक सेकंड वो 510 है ना हाँ 891 यस सर यही है 2936 ये और टोटल 5286 ये फिगर थी पहले एसेट्स में भी। चलो ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये क्वेश्चन बच्चे हमने फुल फ्लैज सॉल्व कर लिया। टारगेट तो था मेरा 2 क्वेश्चन सॉल्व करने का, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी लोग हमें आज ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे एक्टिवली, उन्हें गुस्सा था किसी बात का। चले कोई बात नहीं। बच्चे होमवर्क है आपका, होमवर्क नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपने ढूंढ के अपनी असाइनमेंट्स में से सॉल्व करना है। संडे मैं आपको ज्यादा होमवर्क में नहीं दे रहा हूं। अभी तक हमने फाइनल अकाउंट के 3 क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व कर लिए हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं हिमालय वुड लिमिटेड का। हिमालय वुड, बल्कि ठहरिएगा 1 मिनट, 1 मिनट ठहरिएगा बच्चे, सिर्फ 1 मिनट। आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन मैं बता देता हूं, मेरे पास इस टाइम है असाइनमेंट हार्ड में। क्वेश्चन 1 अभी हम नहीं कर सकते बनाना लिमिटेड को। क्वेश्चन नंबर 3 है सर। जी क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे नोट कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 3 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 8 मैंने आपको आपके असाइनमेंट का सॉल्व करवाया जी। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे। क्वेश्चन 9 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 9 है यासिर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यासिर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 3 आई थिंक सो। क्वेश्चन जी बिल्कुल, सर क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 9 दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, आपके असाइनमेंट के। ठीक हो गया जी बच्चे। जी बच्चे आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं जी बच्चे? सर सवाल नहीं पूछना चाह रहे लेकिन इन केस अगर ये दो आज नहीं होते तो थोड़ा टाइम मतलब है कि कल आप डिस्कस कराएंगे इन सवाल को क्योंकि पेपर भी करना है आज मॉक करना है मॉक अभी तक किया नहीं है तो वो भी है आप ना क्वेश्चन 3 को प्रेफर कर लीजिएगा। हाँ ठीक ठीक है ठीक ठीक है क्वेश्चन
वो डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, जैसे आप कहेंगे कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, चलें जी, मैं इंशाल्लाह पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।